हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द क्लास। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था द टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसका हमने फर्स्ट हाफ, तकरीबन फर्स्ट हाफ तो नहीं कहेंगे, हम मोर देन 60-70% कंप्लीट कर चुके हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने बेसिक्स पर बात की थी कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का प्रोटॉन नंबर क्या होता है, न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है। हमने बात की थी कि न्यूक्लियाइड नोटेशन कैसे एक्सप्रेस की जाती है। फिर हमने देखा था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स को किस तरीके से हम न्यूक्लियाइड नोटेशन में डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट के बाद हमने एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 U पे भी बात की थी कि अगर 1 U मास जो कि स्टैंडर्ड है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास यूनिट है, अगर 1 U या 1 EMU का मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो वो कितनी एनर्जी बनाता है। वो एनर्जी बनाता है 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर मैंने आपको बताया था मास डिफेक्ट क्या होता है। दैट इज अ मेन कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है, जो हमें पता होना चाहिए। मास डिफेक्ट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक किसी भी न्यूक्लियस का मास उसके न्यूक्लियॉन से कम होता है। यानी एक न्यूक्लियस जो न्यूक्लियॉन से बना है ना, वो न्यूक्लियस उन्हीं न्यूक्लियॉन्स के मास से कम होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है हीलियम न्यूक्लियस की। हीलियम न्यूक्लियस बनता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स की मदद से। यानी हीलियम न्यूक्लियस 4 पार्टिकल से मिलकर बना है। अगर आप उन 4 पार्टिकल्स का अलग अलग मास निकालेंगे, वो आपको हैवी मालूम होंगे। लेकिन जब आप उन्हीं 4 पार्टिकल्स को मिलाकर जब आप उन्हें बना लेंगे न्यूक्लियस, उनका मास कम हो जाएगा। यानी न्यूक्लियस का मास न्यूक्लियॉन्स के मास से कम होता है। सवाल ये कि सर वो मास गया कहाँ। तो नीचे देखिए स्टेरिक के साथ लिखा हुआ है मास डिफेक्ट्स कन्वर्ट इनटू बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इसकी दो पॉसिबल डेफिनेशंस है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जॉइन न्यूक्लियॉन्स इनटू अ न्यूक्लियस ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी, और एक और लिखा हुआ है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट या ब्रेक न्यूक्लियस सेपरेटिंग न्यूक्लियॉन्स टू इन्फिनिटी। यानी कि एक न्यूक्लियस को बनाने में जितनी एनर्जी चाहिए आप उसे भी बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं। एक न्यूक्लियस को तोड़ने में, न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने में जो एनर्जी चाहिए आप उसे भी बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे आप। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू C²। यानी ये वही इज इक्वल टू MC² वाली इक्वेशन है, बस हमने इसको क्या किया हुआ है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया। 2 मिनट और लूंगा आपके रिवीजन के, उसके बाद मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। आइसोटोप्स के बारे में मैं बता चुका हूँ। आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स दो तरह के होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। जो आइसोटोप्स अनस्टेबल होते हैं उनके अंदर न्यूट्रॉन नंबर टू प्रोटॉन नंबर का रेशियो बहुत हाई होता है। यानी अगर किसी आइसोटोप में प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर बराबर है तब तो वो स्टेबल है। लेकिन अगर प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर बराबर नहीं है, न्यूट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद से बहुत ज्यादा है, तो वो अनस्टेबल हो जाता है। फिर मैंने आपसे रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात की थी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में न्यूक्लियर रेडिएशन निकलती है किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस में से। कोई भी सैंपल जब अपने अंदर से रेडिएशंस निकालता है तो आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो रेडिएशंस जो निकल रही हैं वो कब निकलेंगी, कैसे निकलेंगी, कौन सी न्यूक्लियस कब डिके करेगा। आप ये नहीं बता सकते, दैट्स अनप्रिडिक्टेबल। इसलिए आप कहते हैं कि रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस। फिर मैंने आपको लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके पढ़ाया था। मैंने ये बताया था कि किसी भी सैंपल के अंदर न्यूक्लियाई की तादाद जितनी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ डिके उतना ज्यादा होगा। और यहाँ लिखा हुआ है रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर। मिसाल के तौर पे शुरू में अनडिकेड न्यूक्लियर 100 थे, 100, तो डिके तेजी से होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा डिके की तादाद क्या होती चली जाएगी, डिके की तादाद कम होती चली जाएगी। और डिके की तादाद कम होने की वजह से, मतलब न्यूक्लियर की तादाद कम होने की वजह से डिके का जो प्रोसेस है वो स्लो होता चला जाएगा। लैम्डा के बारे में मैंने बताया था, लैम्डा को आप डिके कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, उस दिन फिर मेरी आप लोगों से जो आखिरी गुफ्तगू हुई थी वो हुई थी एक्टिविटी और प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे। प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने बताया था नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड पर अनडिकेड न्यूक्लियाई। यानी कितने न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं डिवाइडेड बाय या आउट ऑफ कितने अनडिकेड न्यूक्लियाई में से, इसे आप कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और एक्टिविटी का मतलब था नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड पर यूनिट टाइम, कितने न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं यूनिट टाइम। ठीक है। और एक्टिविटी का यूनिट बताया था, इसे बैक्यूरल कहते हैं। एक्टिविटी का फॉर्मूला था ए इज इक्वल टू लैम्डा एन। ठीक है। अच्छा, ये हो जाने के बाद अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ को मैं किस लेटर से शो करूंगा, हाफ लाइफ को मैं कैपिटल टी से शो करूंगा। आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट हाफ लाइफ विद कैपिटल टी। सवाल ये कि हाफ लाइफ क्या होती है, पहले हाफ लाइफ की डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन है द टाइम
taken by a radioactive sample, the time taken by a radioactive sample to decay to half of its present amount। किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल को अपनी मौजूदा मिकदार का आधा डिके होने में जो टाइम लगता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल को अपनी मौजूदा मिकदार का आधा डिके होने में जो टाइम लगता है, आप उसे हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हाफ लाइफ के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखवाना चाहूंगा, ये देखें। आफ्टर वन हाफ लाइफ, आफ्टर वन हाफ लाइफ क्या क्या चीजें हाफ हो जाती हैं, जरा सुन लें। एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद क्या क्या चीजें हाफ हो सकती हैं। ठीक है। एक्टिविटी फ्रॉम अ सैंपल, एक्टिविटी फ्रॉम अ सैंपल बिकम्स हाफ, यानी कि उसकी जो डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड थी, याद है ना एक्टिविटी का मतलब मैंने क्या बताया था? एक्टिविटी का मतलब मैंने बताया था डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड, यानी उसमें जितने भी न्यूक्लियर डिके हो रहे हैं पर सेकंड, उनकी मिकदार आधी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आफ्टर वन हाफ लाइफ नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई बिकम्स हाफ। एक और बात, आफ्टर वन हाफ लाइफ मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई बिकम्स हाफ। पेरेंट न्यूक्लियाई का मतलब क्या है? भाई मिसाल के तौर पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में डिके हो रहा है, तो जो डिके होने से पहले वाला एलिमेंट होता है, आपको पता है, उसे पेरेंट कहते हैं। जो डिके होने के बाद वाला होता है उसे डॉटर कहते हैं। तो पेरेंट न्यूक्लियाई की मिकदार आधी हो जाती है। और आप ये भी लिख सकते हैं, आफ्टर वन हाफ लाइफ, आफ्टर वन हाफ लाइफ काउंट रेट फ्रॉम द सैंपल, काउंट रेट फ्रॉम द सैंपल बिकम्स हाफ। क्या मतलब है काउंट रेट सर? फर्ज करें आप रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को गाइगर म्यूलर काउंटर की मदद से मेजर कर रहे हैं। गाइगर म्यूलर काउंटर एक डिवाइस होती है, वो लेवल में आपने पढ़ी है। फर्ज करें अगर पहले काउंट रेट आ रहा था लेट्स से 400, तो एक हाफ लाइफ के बाद कितना आएगा? एक हाफ लाइफ के बाद 200 आएगा। एक और हाफ लाइफ के बाद काउंट रेट कितना आएगा? एक और हाफ लाइफ के बाद काउंट रेट उसका भी हाफ हो जाएगा, यानी 100 आएगा। मैं आपको हाफ लाइफ की एग्जांपल देना चाहूंगा। हाफ लाइफ की एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिएगा। टू अंडरस्टैंड इट बेटर जरा समझिएगा। ये देखें क्या लिखा हुआ है, आयोडीन 131, एक सैंपल है आयोडीन 131 decays into xenon 131 by बीटा emission। आयोडीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयोडीन जीनॉन में कन्वर्ट हो जाता है बीटा emission करके, अपने अंदर से बीटा पार्टिकल निकाल के। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बेटा फर्स्ट करें मेरे पास एक आयोडीन का सैंपल, ये आयोडीन का सैंपल आ गया। इसके अंदर इस वक्त जितने भी न्यूक्लियाई मौजूद हैं, ये जो आयोडीन का सैंपल है, इसके अंदर इस वक्त जितने भी न्यूक्लियाई मौजूद हैं, वो सारे के सारे न्यूक्लियाई किसके होंगे मेरे बच्चों? वो सारे के सारे न्यूक्लियाई आयोडीन के होंगे ऑफ कोर्स। वो सारे के सारे न्यूक्लियाई आयोडीन के होंगे। ठीक है, दिस इज एन आयोडीन सैंपल। और मान लें कि अनडिकेड न्यूक्लियाई की तादाद कितनी है। एक काम करता हूँ, मैं नीचे ना लिख भी देता हूँ। अनडिकेड न्यूक्लियाई को मैं लिख देता हूँ यूडी। और अनडिकेड न्यूक्लियाई की तादाद फर्ज कर लें, अज्यूम कर लें, कितनी है? 100 मिलियन। वैसे तो बहुत कम तादाद है ये, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इस वक्त एक भी न्यूक्लियर डिके नहीं हुआ, तो डिकेड न्यूक्लियर की तादाद कितनी है? 0। बल्कि एक काम करता हूँ, अनडिकेड और डिकेड नहीं लिखता, मैंने नाम बता तो दिया आपको।
आयोडीन के न्यूक्लियाई कितने हैं? आयोडीन के न्यूक्लियाई हैं 100 मिलियन। और अभी कोई सा भी डिके नहीं हुआ, तो कोई सा भी डिके ना होने का मतलब क्या है? कोई सा भी अगर न्यूक्लियस डिके इस वक्त नहीं हुआ, तो उसका मतलब सारे के सारे न्यूक्लियस आयोडीन के। अब जब एक हाफ लाइफ गुजर जाती है, तो एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद क्या होगा, अब जरा मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसी सैंपल को दोबारा कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, आई हैव कॉपी पेस्टेड द सैंपल वन मोर टाइम। अच्छा, ये दो बार कॉपी पेस्ट हो गया, सॉरी। अब सही है, मैंने सेम सैंपल कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, लेकिन अब की बार क्या होने जा रहा है, जरा सुनिएगा। अच्छा, ऊपर मैं आपको एक लाइन बताना भूल गया, आयोडीन की मैंने ये तो बता दी कि आयोडीन डेके करके जीनॉन बन जाता है, लेकिन ये बताना भूल गया, इसकी हाफ लाइफ कितनी है। हाफ लाइफ ऑफ इट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 8 डेज। आयोडीन की हाफ लाइफ कितनी है? आयोडीन की हाफ लाइफ है 8 डेज। तो 8 दिनों के बाद क्या होगा, अगर फर्ज करो मेरे पास एक सैंपल है और सैंपल में शुरू में सारे के सारे न्यूक्लियस आयोडीन के, लेकिन अब तो ओडे के होंगे। 8 दिनों के बाद पता है क्या होगा? 8 दिनों के बाद उनमें से आधे डिके हो जाएंगे। ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखो, इस सैंपल में क्या हुआ, आधे न्यूक्लियाई डिके हो गए। यानी आयोडीन में से आधे किस में कन्वर्ट हो गए? आयोडीन में से आधे कन्वर्ट हो गए जीनॉन में। हाफ ऑफ देम हैव कन्वर्टेड इनटू जीनॉन। तो नीचे मैं क्या लिखूंगा? अब आयोडीन के तुम्हारे पास कितने न्यूक्लियाई रह गए? अगर आयोडीन के पहले 100 मिलियन न्यूक्लियाई थे और अगर आधे डिके हो गए, तो 50 मिलियन अब तुम्हारे पास आयोडीन के न्यूक्लियाई रह गए। तो सवाल ये कि बाकी 50 मिलियन कहाँ गए? बाकी 50 मिलियन गए कहीं नहीं है, बाकी 50 मिलियन वहीं पर हैं। बस बाकी 50 मिलियन न्यूक्लियाई अब किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? बाकी 50 मिलियन न्यूक्लियाई अब जीनॉन में कन्वर्ट हो चुके हैं। पहले 100 मिलियन पूरे के पूरे आयोडीन थे, अब आयोडीन के 50 मिलियन रह गए और जीनॉन के 50 मिलियन रह गए। समझ आ गई ये बात? तो तुम कहोगे कि आयोडीन के न्यूक्लियाई हो गए हाफ, और जीनॉन के भी कितने बचे में? हाफ। यानी पूरे सैंपल में आधे आयोडीन के, आधे जीनॉन के। अब देखो, मजीद 8 दिनों के बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर अनदर 8 डेज। ये देखो, मैं सेम डायग्राम कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मैं इसको पेस्ट कर सकूं। And I'm going to tell you what will happen after another 8 days. So I'm going to copy down the same sample. Now what will happen to this sample भाई? इस सैंपल में मजीद 8 दिनों के बाद क्या होगा? मजीद 8 दिनों के बाद वो जो आयोडीन के कितने बचे हुए थे बेटा, इसके अंदर 150 मिलियन बचे हुए थे। अब मसला ये है कि वो 50 मिलियन और डिके होंगे, यानी आयोडीन के पार्टिकल्स की तादाद और कम हो जाएगी। ये देखो क्या हो रहा है। अब रेड वाले जो है ना, रेड वाले जीनॉन है। तो नोट करो, जीनॉन की तादाद बढ़ती जा रही है, आयोडीन की तादाद कम होती जा रही है। देखा, रेड वालों की तादाद और बढ़ गई। तो अब तुम क्या बोलोगे? अब तुम बोलोगे आयोडीन के तुम्हारे पास कितने रह गए? आयोडीन के तुम्हारे पास रह गए 50 मिलियन का हाफ क्या होता है बेटा? पहले 50 थे ना, अब 50 का भी हाफ रह जाएगा, यानी 25 मिलियन अब आयोडीन के सैंपल में रह जाएंगे न्यूक्लियाई। और बाकी के जो 75 मिलियन है, वो अब किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? वो जीनॉन में कन्वर्ट हो चुके हैं। यानी अगर तुम्हारे आयोडीन का सैंपल रह गया 1/4, कितना रह गया तुम्हारा आयोडीन का सैंपल? 1/4। तो तुम्हारा जीनॉन का सैंपल कितना हो गया? 3/4। यानी पूरे सैंपल का 1/4, एक चौथाई अब आयोडीन बचा हुआ है और 3/4 अब जीनॉन बचा हुआ है। अब ये बताओ मजीद 8 दिनों के बाद क्या होगा? 1/8। मजीद 8 दिनों के बाद क्या होगा? तो आई एम गोइंग टू कॉपी इट अगेन। ये देखो, ये मैंने दोबारा सेम पिक्चर कॉपी की, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर अनदर साइकिल ऑफ 8 डेज। चेक। 8 डेज, अब मजीद 8 दिनों के बाद आयोडीन की जो मिकदार थी, जो आयोडीन की क्वांटिटी थी, वो और भी कम हो जाएगी। यानी अगर आयोडीन की क्वांटिटी थी 25 मिलियन, तो अब 25 को भी हाफ कर दो, 12.5 मिलियन अब सिर्फ आयोडीन के न्यूक्लियाई बचेंगे। और 12.5 हैं, तो बाकी के 100 में से अगर 12.5 हटा दो, तो 87.5 मिलियन अब जीनॉन के न्यूक्लियाई बचेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि अगर पूरे सैंपल का 1/8 आयोडीन बचा हुआ है,
तो 7/8 ऑफ द होल सैंपल हैज कन्वर्टेड इनटू जीनॉन। और ये चलता रहेगा चलता रहेगा, ये हाफ फिर उसका हाफ फिर उसका हाफ, यानी 1/8 तो है ना अभी, तो तीन हाफ लाइफ के बाद ये 1/8 हो गया है। चौथी हाफ लाइफ के बाद ये 1/16 हो जाएगा। पांचवी हाफ लाइफ के बाद ये 1/32 हो जाएगा। छठी हाफ लाइफ के बाद ये 1/64 रह जाएगा। यानी ये अपनी प्रेजेंट मिकदार का आधा 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 होता चला जाएगा। समझ आ रही है बात? अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ जाए तो मैं इसका ग्राफ कैसे बनाऊंगा? नाउ पे अटेंशन। ये देखो, यहां पर बेटा मैं लिख रहा हूं टाइम, ठीक है? यहां पर मैं लिख रहा हूं टाइम, और यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अब देखो ग्राफ इसका कैसे बनता है। मिसाल के तौर पे अगर शुरू में न्यूक्लियाई की तादाद थी, शुरू में न्यूक्लियाई की तादाद थी N0। N0 का मतलब है ओरिजिनली कितने न्यूक्लियाई थे, ओरिजिनली शुरुआत में कितने न्यूक्लियाई थे, दैट इज N0। ठीक है? और यहाँ पर टाइम क्या था? यहाँ पर टाइम 0 था। फर्ज करो यहाँ पर टाइम हो गया 1 हाफ लाइफ, यहाँ पर टाइम हो गया 2 हाफ लाइफ्स, यहाँ पर टाइम हो गया 3 हाफ लाइफ्स। तो तुम्हारा ग्राफ किस तरह से बिहेव करेगा? जैसे ही टाइम एक हाफ लाइफ का गुजर जाएगा, तुम्हारे न्यूक्लियाई की तादाद पता है कितनी रह जाएगी? न्यूक्लियाई की तादाद रह जाएगी N0 का हाफ, सॉरी, ये तो पूरा ही मिट गया, 1 मिनट। तुम्हारे पास ½ N0 रह जाएंगे। तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, N0/2। ये कब होगा बेटा? जब तुम्हारी हाफ लाइफ एक हाफ लाइफ गुजर चुकी होगी, व्हेन 1 हाफ लाइफ हैज पास्ड। तो देखो मैंने एक्स बना दिया, एक्स का मतलब एक हाफ लाइफ गुजर गई है तो तादाद कितनी रह गई है? N0/2। एक और हाफ लाइफ गुजर जाएगी तो तादाद कितनी रह जाएगी बेटा? एक और हाफ लाइफ गुजर जाएगी तो तादाद कितनी रह जाएगी? तादाद रह जाएगी N0/4। आफ्टर अनदर हाफ लाइफ हाउ मेनी विल रिमेन? N0/4। एंड आफ्टर अनदर हाफ लाइफ क्या होगा, कितने रह जाएंगे? आफ्टर अनदर हाफ लाइफ हाउ मेनी विल रिमेन? N0/8। तो तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा या ग्राफ का जो शेप बनेगा, जो कर्व बनेगा, वो कुछ इस तरह का बनेगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे सर आपने स्मूथ कर्व क्यों नहीं बनाया, आप इस तरह से इतना स्पाइकी कर्व क्यों बना रहे हैं? तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये स्पाइक्स या ये स्पाइकी कर्व या ये कर्व जो कि स्मूथ नहीं बनाया मैंने, व्हाई इज दिस कर्व नॉट स्मूथ? पहले तो ये सुनो, स्पाइक्स या फिर ये जो रफनेस है, ये जो ग्राफ में रफनेस है, स्मूथ तो नहीं कहूंगा ना मैं इस ग्राफ को, शो रैंडम रैंडम नेचर ऑफ डिके। ये स्पाइक्स शो कर रहे हैं रैंडम नेचर ऑफ डिके, यानी कभी ज्यादा न्यूक्लियर डिके हो रहे हैं, कभी कम न्यूक्लियर डिके हो रहे हैं। ये टोटली रैंडम प्रोसेस है, शो रैंडम नेचर ऑफ डिके। अच्छा, एक चीज और तुम्हें पता है ऐसे कर्व को क्या कहते हैं? ऐसे कर्व को कहते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? एक्सपोनेंशियल कर्व। इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली। अच्छा, एक मजे की बात, A2 के बच्चों के लिए एक्सपोनेंशियल कर्व बिल्कुल भी नई चीज नहीं है। A2 में दिस इज हैपनिंग आई गेस फॉर द थर्ड टाइम जब आप एक्सपोनेंशियल कर्व पढ़ रहे हैं। आपने पहली बार एक्सपोनेंशियल कर्व कब पढ़ा था? आपने कैपेसिटर्स में एक्सपोनेंशियल कर्व पढ़ा था, जिसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा था, कैपेसिटर का या चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा था ना, Q=Q0 e⁻ पढ़ा था ना आपने। उसके बाद आप एक्सपोनेंशियल कर्व और कब पढ़ चुके हैं? मेरे ख्याल से आप एक और बार कब पढ़ चुके हैं, मुझे याद तो कुछ आ रहा है। एक डिस्चार्जिंग में पढ़ा था आपने, एक शायद आपने एक्सपोनेंशियल कर्व ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा था, कब पढ़ा था? और एक अभी एक्सपोनेंशियल कर्व आप अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इक्वेशन कैसी बनती है। इक्वेशन देख लें भाई,
एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये एक इक्वेशन है और ये आपके डिके की इक्वेशन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है डिके की। इस इक्वेशन में कौन कौन से लेटर का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इसके पेपर में सवाल बहुत आता है। इस फॉर्मूला में एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है प्रेजेंट न्यूक्लियाई। कितने न्यूक्लियाई बचे हैं? कितने न्यूक्लियाई बचे हैं, बल्कि पूरा लिख देता हूँ, प्रेजेंट अनडिकेड न्यूक्लियाई, वरना आप बाद में परेशान होंगे। प्रेजेंट अनडिकेड न्यूक्लियाई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपके सैंपल में कितने न्यूक्लियाई बचे हैं। और एन नॉट का मतलब है ओरिजिनल या इनिशियल अनडिकेड न्यूक्लियाई। इनिशियल लिख देता हूँ, इनिशियल अनडिकेड न्यूक्लियाई, मतलब शुरू में आपके सैंपल में कितने अनडिकेड न्यूक्लियाई थे। ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूला में लैम्डा का मतलब है डिके कांस्टेंट, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। और टी का मतलब है डिके टाइम, यानी कितनी देर हुई डिके को। डिके टाइम, ये हाफ लाइफ नहीं है भाई, फिर से सुन ले, स्मॉल टी हाफ लाइफ नहीं है, स्मॉल टी डिके टाइम। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला और बनवाने जा रहा हूँ, जरा सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आफ्टर वन हाफ लाइफ, आप बताएं एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद क्या होता है। एक हाफ लाइफ गुजरने का मतलब है कितना टाइम गुजर गया है। जो टाइम गुजर गया है वो हाफ लाइफ के बराबर है। और आपको पता है जो प्रेजेंट न्यूक्लियाई की तादाद होगी, प्रेजेंट न्यूक्लियाई की तादाद होगी, वो ओरिजिनल का क्या हो चुकी होगी? ओरिजिनल का हाफ हो चुकी होगी। क्या कहा मैंने? एक हाफ लाइफ गुजरती है, क्या होता है? अगर एक हाफ लाइफ गुजर गई तो आप बताइए क्या होगा? व्हाट विल हैपन व्हेन वन हाफ लाइफ हैज पास्ड? अगर एक हाफ लाइफ गुजर गई तो आपका जो टाइम है वो कितना गुजर गया है? हाउ मच टाइम हैज पास्ड? वन हाफ लाइफ। और जो न्यूक्लियाई की तादाद है प्रेजेंट, वो कितनी बची हुई है? आप बोलेंगे सर इनिशियल का हाफ। अब देखिए, मैं इन वैल्यूज को फॉर्मूला में डालने जा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, यही था ना फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में देखिए मैं क्या क्या सब्सटीट्यूट करने जा रहा हूँ। एन की जगह सब्सटीट्यूट करने जा रहा हूँ एन नॉट अपॉन टू, क्योंकि आफ्टर वन हाफ लाइफ, यही बताया आपने, एक हाफ लाइफ के बाद क्या होता है? एन की तादाद आधी रह जाती है। और ओरिजिनल तादाद तो एन नॉट ही थी ना, तो ओरिजिनल तादाद की जगह एन नॉट ही लिख दें। और ई की पावर माइनस लैम्डा, और अभी अभी आपने बताया सर जब एक हाफ लाइफ गुजर चुकी है, इसका मतलब जो टाइम है वो टाइम पीरियड के बराबर है। तो देखिए, स्मॉल टी की जगह मैंने कैपिटल टी लिख दी। अब थोड़ी सी मैथ्स लगाएं, मैथ्स आपको आती है। ये देखें, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पर क्या बच गया? वन अपॉन टू बच गया, राइट साइड पर ई की पावर माइनस लैम्डा टी बच गया। आप एक काम करो बेटा, आप यहाँ पर एल एन ऑन बोथ साइड्स कर लो ताकि ई हट जाए। जब आप एल एन ऑन बोथ साइड्स करोगे तो देखो, यहाँ पर भी एल एन होगा, यहाँ पर भी एल एन होगा। तो जब आप कैलकुलेटर में लिखोगे एल एन वन अपॉइंट टू, कितना होता है एल एन वन अपॉइंट टू? आइए देखते हैं। एल एन वन अपॉइंट टू होता है -0.693। और राइट साइड पर एल एन और ई कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ बच जाएगा माइनस लैम्डा टी। ओ सॉरी, मैंने स्मॉल टी लिखा हुआ था ऊपर, माइनस लैम्डा टी, कैपिटल टी है बेटा वो। अच्छा, एक काम और करें, माइनस से माइनस को भी काट दें, माइनस से माइनस को भी काट दें। और अब आप एक काम करें, हाफ लाइफ को सब्जेक्ट बना लें। तो जब आप हाफ लाइफ को सब्जेक्ट बनाएंगे, बन जाएगा 0.693 अपॉन लैम्डा। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। ये क्या आ गया आपके पास बच्चों? ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला है? ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो, टी इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा हुआ है? 0.693 अपॉन लैम्डा लिखा हुआ है ना। अगर आपको 0.693 याद नहीं रखना है तो आप एल एन टू अपॉन लैम्डा भी कर सकते हैं। आप 0.693 बोले, आप एल एन टू बोले, बात एक ही है भाई। एल एन वन अपॉइंट टू था -0.693, तो एल एन टू कितना होगा? 0.693, है ना। अगर सवाल समझिएगा, अगर एल एन वन अपॉइंट टू था -0.693, तो एल एन टू कितना होगा? 0.693। तो ये बेटा आपके पास टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला आ गया, और इस फॉर्मूला को आप लैम्डा की टर्म्स में भी लिख सकते हैं यार। लैम्डा की टर्म्स में आप लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? एल एन टू अपॉन टी। अब मुझे एक बात बताओ, इससे तुम्हारा
हाफ लाइफ और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन बना तुम्हारे दिमाग में? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड टाइम पीरियड? ओ सॉरी, हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट। तो तुम नोट करो, लैम्डा और टी का रिलेशन इनवर्स है। तो आप लिखेंगे हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिके कांस्टेंट। अगर किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सैंपल का डिके कांस्टेंट ज्यादा है, उसकी हाफ लाइफ कम होगी। या उल्टा कह लीजिए, अगर किसी का डिके कांस्टेंट कम है तो उसकी हाफ लाइफ ज्यादा होगी। ये गेम है बेटा, और ये आपको याद रखनी है भाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ तक समझ आ गया तो बेटा मुझे जरा थम्स अप दे दो, ताकि मुझे पता तो चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ दिमाग में बैठ भी रहा है। एवरीथिंग फाइन सो फार? अच्छा, एक चीज और भाई, एक मिनट। तो भाई ये हमारा कॉन्सेप्ट था डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का, मैंने आपको रिलेशन बता दिया। अच्छा नीचे देखें, मैंने एक और लाइन अभी अभी लिखी है, द एक्सपोनेंशियल डिके इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। यानी वो जो आपने ऊपर एन वाली इक्वेशन लिखी थी, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, उसी इक्वेशन को आप एक्टिविटी की जबान में भी लिख सकते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, एक आखिरी कॉन्सेप्ट रह गया है, वो पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं आपको पास पेपर्स की शक्ल दिखा दूंगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो आप ये सोच रहे होंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालते कैसे हैं। तो आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय न्यूक्लियॉन नंबर। बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय न्यूक्लियॉन नंबर, ये होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सवाल ये कि सर आपको अचानक ये चीज पढ़ाने की क्या जरूरत थी? क्यों पढ़ा रहे हैं आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन? क्या होता है ये? कोई खास चीज है? क्या इससे हमें कोई खास इन्फॉर्मेशन पता चल रही है? क्या ये पता होना बहुत जरूरी है? तो इन्हीं सवालों का जवाब हम देंगे आने वाले 10 मिनट के अंदर, कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है और मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखो भाई, इट टेल्स अस it tells us about stability of a nucleus। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस के बारे में बताती है। स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियन लिख दिया मैंने, न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी टेल्स अस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, ठीक है। ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मीन्स greater amount of energy will be required to break the nucleus। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगी, इसका मतलब क्या है, तुम्हें उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए। समझ आ रही है? तो हेंस 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 क्या पता लगा ऐसा तुमने, हेंस न्यूक्लियस वॉज मोर स्टेबल। न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल था, तभी तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है उसको ब्रेक करने के लिए। अगर लेस स्टेबल होता तो खुद ही ब्रेक हो जाता। समझ आ रही है बात? हेंस न्यूक्लियस वॉज मोर स्टेबल। क्लियर हो गया? if a nucleus has greater number of nucleons, अगर किसी न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जैसे जो बड़े न्यूक्लियाई होते हैं उनमें बहुत न्यूक्लियॉन्स होते हैं, इफ अ न्यूक्लियस हैज ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, it has it has a smaller बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। जाहिर है, जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन होंगे बाइंडिंग एनर्जी उतने ज्यादा में तकसीम हो जाएगी। भाई जब कम न्यूक्लियॉन होते हैं ना, तो बाइंडिंग एनर्जी कम में डिवाइड होती है।
एक न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन इतने ज्यादा हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी में ज्यादा में तकसीम होगी। तो हर न्यूक्लियॉन के हिस्से में कम बाइंडिंग एनर्जी आएगी, आपका न्यूक्लियस रिलेटिवली लेस स्टेबल होगा। ठीक है। इट हैज स्मॉलर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियस विल बी लेस स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, न्यूक्लियस विल बी लेस स्टेबल, न्यूक्लियस कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा और अनस्टेबल होगा। ये गेम है, समझ आ गई बात। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ एक रिलेशन है जो तुम्हें सीखना होगा, याद करना होगा। मैं तुम्हें वो ग्राफ इंटरनेट से कॉपी करके दिखाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी खोला हुआ है गूगल पे। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको पिक्चर को कॉपी करके ना अपने पास पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी की इमेज, और ये इमेज यहाँ पे मैंने तुम्हें पेस्ट करके दिखा दी। ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की ग्राफ की पिक्चर आ गई। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है भाई। और ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, आइए इसके बारे में हम समझते हैं, पढ़ते हैं, बातें करते हैं। ये ग्राफ हमें काफी सारी बातें बता रहा है। सबसे पहले तो आपको जो जो चीजें मैं नोट करने कह रहा हूँ, आप वो चीजें नोट करें। मुझे सबसे पहले देखकर बताएं इस ग्राफ के वाई एक्सेस पे क्या लिखा हुआ है। इस ग्राफ के वाई एक्सेस पर लिखा हुआ है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और ये सारी वैल्यूज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे। यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाली चीज वाई एक्सेस पर है। और जरा एक्स एक्सेस पे देखें क्या लिखा हुआ है। एक्स एक्सेस पे मेरे बच्चे आपके पास लिखा हुआ है मास नंबर। अच्छा, मास नंबर को आप न्यूक्लियॉन नंबर भी बोल सकते हैं। तो देखें, मैं मास नंबर के आगे स्लैश डाल के लिख रहा हूँ न्यूक्लियॉन नंबर। अब आप नोट करें ये ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, और इस ग्राफ का पैटर्न नोट करें। शुरू में ये ग्राफ एक स्पाइक की तरह ऊपर गया, ऐसे एक स्पाइक की तरह ऊपर गया। ठीक है, बिल्कुल तेजी से ये ग्राफ ऊपर गया है। अच्छा, वैसे थोड़ा थोड़ा ना आपको ये ग्राफ रट्टा भी मानना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में ये बनाने को आया हुआ है। ये ग्राफ जब स्पाइक की तरह ऊपर जाता है ना, तो जहां पे इसकी स्पाइक रुकती है वहां पे हीलियम है, हीलियम। फिर ये ग्राफ ऐसे ठक करके इस पे एक शार्प डिक्रीज आता है, और फिर ये इस तरह से दोबारा बढ़ता है। ठीक है, ये ग्राफ फिर इस तरह से दोबारा बढ़ता है। फिर दूसरी जो स्पाइक आती है वो कार्बन की आती है, फिर वो दोबारा गिरती है, और फिर इस तरह का पैटर्न एक फॉलो करता है ये ग्राफ। ये देखें, ये जो मैंने आपको शेप बना के दिखाया ना बेटा, इस शेप से दोस्ती कर लो, ये पेपर में बनाने को आया हुआ है। ये शेप पेपर में बनाने को आया हुआ है। समझ आ गई बात। कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। अच्छा भाई, अब जरा सुनो, ये ग्राफ तुम्हें बता क्या रहा है। ये ग्राफ तुम्हें काफी सारी चीजें बता रहा है कि जैसे जैसे न्यूक्लियॉन नंबर बढ़ रहा है, पहले तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ रही है ना। और फिर अचानक एक सर्टेन एलिमेंट के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मुस्तकिल घट रही है। सवाल ये कि इस पूरे ग्राफ की सबसे ऊंची जगह पर कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है, सबसे पीक पर कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। इस ग्राफ की पीक पर जो एलिमेंट बैठा हुआ है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होगी। सवाल ये कि सर इस ग्राफ की पीक पर बैठा हुआ कौन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस ग्राफ की पीक पे जो एलिमेंट बैठा हुआ है उस एलिमेंट का नाम है आयरन। आयरन, आयरन का न्यूक्लियॉन नंबर होता है 56। आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। इस ग्राफ के मुताबिक आयरन 56 की बात हो रही है भाई। आयरन 56 इज द मोस्ट स्टेबल, एफई आयरन को कहते हैं। आयरन 56 इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, इससे स्टेबल न्यूक्लियस कोई सा भी नहीं है। क्योंकि आयरन इस ग्राफ की पीक पर बैठा हुआ है, आयरन इस ग्राफ के टॉप पे बैठा हुआ है, मतलब आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा है। सही है। अच्छा, आयरन से जैसे ही आप आगे गए, यानी कि न्यूक्लियॉन नंबर 56 से जब आप आगे जा रहे हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी अब बढ़ नहीं रही, बाइंडिंग एनर्जी कम होती जा रही है। और कम होने का मतलब क्या है, कम होने का मतलब ये कि न्यूक्लियस क्या होते जा रहे हैं भाई, न्यूक्लियस लेस स्टेबल होते जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं सुनो, इसी टॉपिक से एक और टॉपिक भी कनेक्ट करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक पढ़ने के लिए ये पढ़ना बड़ा जरूरी था, तुम्हें पता है। ये जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं, आगे वाले एलिमेंट्स, यानी कि जिनका न्यूक्लियॉन नंबर 56 से ज्यादा है, ये एलिमेंट्स कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ये न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ये न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस क्यों परफॉर्म करते हैं, इसकी वजह ये है
कि इनके पास है लेस, या आप इस तरह से लिखें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग विद न्यूक्लियन नंबर। जैसे जैसे आप न्यूक्लियन नंबर बढ़ा रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो रही है, नेगेटिव ग्रेडियंट है, समझ रहे हैं आप। शैलो है, बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है, स्लो स्लो कम हो रहा है, लेकिन कम तो हो रहा है ना। एक तो होता है कि बिल्कुल यूं कम हो जाता, इस तरह कम नहीं हो रहा है, बहुत शैलो कम हो रहा है, स्लोली कम हो रहा है, मगर कम तो हो रहा है ना, नेगेटिव ग्रेडियंट तो है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजिंग विद न्यूक्लियन नंबर। और 56 से जो पहले वाले ना भाई, इनके बारे में भी सुन लो। 56 से पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कौन सा रिएक्शन परफॉर्म करते हैं? वो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों परफॉर्म करते हैं भाई? न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है कि लाइटर न्यूक्लियाई जोड़कर हैवी न्यूक्लियस बन जाते हैं, इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और ये आगे वाले कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं? ये आगे वाले न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, कोई वजह तो होगी कि हम आगे वाले प्रोसेस फ्यूजन क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, इसका मैं तुम्हें रीजन दे देता हूँ। दे कैन नॉट परफॉर्म, ये देखो क्या लिख रहा हूँ, दे कांट परफॉर्म फ्यूजन। इनके अंदर फ्यूजन नहीं हो सकता। सवाल ये कि सर फ्यूजन क्यों नहीं हो सकता? मैं रीजन दे रहा हूँ। फ्यूजन इसलिए नहीं हो सकता, दे हैव ग्रेटर प्रोटॉनिक रिपल्जन। दे हैव ग्रेटर प्रोटॉनिक रिपल्जन। क्या मतलब है सर इस बात का? देखो, जब न्यूक्लियन नंबर कम है ना, तो प्रोटॉन नंबर भी कम है। प्रोटॉन नंबर कम होने का मतलब है लेस पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस को न्यूक्लियस से जोड़ना आसान होगा। लेकिन अगर बड़े बड़े न्यूक्लियस है जिनके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन है, तो बहुत सारे प्रोटॉन का मसला पता है क्या है? फर्स्ट करो, एक न्यूक्लियस है उसमें भी बहुत सारे प्रोटॉन है, एक और न्यूक्लियस है उसमें भी बहुत सारे प्रोटॉन है, इनको करीब लाओ। अभी जब इतने सारे प्रोटॉन होंगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या करेंगे? प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेंगे। और जब वो रिपेल करेंगे, आप उनको जोड़ ही नहीं पाएंगे। आप उनको जोड़ ही नहीं पाएंगे, तो जोड़ना इतना आसान थोड़ी है, न्यूक्लियॉन्स को जोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर आप न्यूक्लियॉन्स को जोड़ना चाहते हैं, तो न्यूक्लियॉन्स को जोड़ने के लिए प्रोटॉन्स की तादाद कम होना जरूरी है। समझ आ रही है बात? न्यूक्लियस न्यूक्लियस से नहीं जुड़ता इतनी आसानी से, अगर प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा है। तो ये जो हैवी वाले ना, ये फ्यूजन नहीं कर सकते। समझ आ गई बात? सवाल ये है कि सर अगर हैवी वाले फ्यूजन नहीं कर सकते, तो लाइटर वाले फ्यूजन कैसे करेंगे? प्रोटॉन तो उनमें भी है, प्रोटॉन तो उनमें भी रिपेल करेंगे। तो जवाब सुन ले भाई, उनमें प्रोटॉन जरूर है, लेकिन उनको अगर हम एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स पर लेकर जाएं, तो वो प्रोटॉन प्रोटॉन होने के बाद भी, रिपल्जन होने के बाद भी जुड़ सकते हैं। इसीलिए फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्स की कोर में होता है, जहाँ पे टेम्परेचर्स एक्सट्रीमली हाई होते हैं। वहाँ टेम्परेचर्स बहुत हाई होने की वजह से फ्यूजन हो जाता है। हम फ्यूजन के प्रोसेस को डुप्लीकेट नहीं कर सकते आर्टिफिशियली, हम खुद। हम करने की कोशिश कर तो रहे हैं, मगर हम सक्सेसफुली फ्यूजन करवा नहीं पा रहे। समझ आ रही है बात? तो बेटा, ये ग्राफ की बुनियाद पर पेपर में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ के बारे में एक फीचर और है जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। इस ग्राफ का ग्रेडियंट कौन है? पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट हमें क्या बताता है। ग्रेडियंट निकलता कैसे? ग्रेडियंट निकलता है वाई एक्सिस की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस की क्वांटिटी। तो वाई एक्सिस की क्वांटिटी कौन है? वाई एक्सिस की क्वांटिटी है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है। और एक्स एक्सेस की क्वांटिटी कौन है? न्यूक्लियन नंबर, न्यूक्लियन नंबर। ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को तुम फॉर्मूला में कैसे लिखोगे? फॉर्मूला में तुम लिखोगे डेल्टा ई अपॉन न्यूक्लियन नंबर को ए लिखते हैं। डेल्टा ई होता है बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियन नंबर होता है ए, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय न्यूक्लियन नंबर। तो बेटा, जब न्यूक्लियन नंबर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा डेल्टा ई ए अपॉन ए, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारे पास इस ग्राफ का ग्रेडियंट बचेगा कौन?
इस ग्राफ का ग्रेडियंट बच जाएगा डेल्टा ई, जो कि एक्चुअली कौन है, जो कि एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी है। तो तुम्हें ये बात याद रखनी है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस न्यूक्लियन का ये जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ का ग्रेडियंट कौन है, इस ग्राफ का ग्रेडियंट है बाइंडिंग एनर्जी। यानी जहां जहां ग्रेडियंट स्टीप है, शैलो है, वहां पे ज्यादा बाइंडिंग, ओ सॉरी स्टीप है, वहां ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है, जहां शैलो है वहां कम बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है। तो यहां पर मैं एक और फीचर लिख देता हूँ। क्या फीचर लिखूंगा? एलिमेंट्स या न्यूक्लियाई विद न्यूक्लियन नंबर लेस देन 56 हैव मोर बाइंडिंग एनर्जी, हैव मोर बाइंडिंग एनर्जी। कैसे पता चला? द ग्रेडियंट इज स्टीप। और फिर क्या लिख रहा हूं? एलिमेंट्स या न्यूक्लियाई विद न्यूक्लियन नंबर ग्रेटर देन 56 हैव लेस बाइंडिंग एनर्जी। और कैसे पता चल रहा है आपको कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है? आप बोलेंगे द ग्रेडियंट इज शैलो। समझ आ गई बात? द ग्रेडियंट इज शैलो। ऐसे पता चल रहा है आपको कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी बेटे, उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है दे शुड परफॉर्म विच रिएक्शन? जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, बाइंड हो रहे हैं ना, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है मतलब दे कैन बाइंड, तो इसलिए वो फ्यूजन परफॉर्म करते हैं। तो अब मैं आपको दोनों प्रोसेसेस पढ़ाने जा रहा हूँ एक एक करके। मैं आपको फ्यूजन भी पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको फिजन भी पढ़ाने जा रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज सुन लें, बल्कि पहले लिखवा देता हूँ, पहले मैं आपको न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा देता हूँ। न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा देता हूँ। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है सुन ले भाई। द प्रोसेस इन विच लाइटर न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज या जॉइन टुगेदर। फ्यूज लिख दें, जॉइन लिख दें, बात एक ही है। फ्यूज टुगेदर या जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस, टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस विद रिलीज ऑफ एनर्जी। और इस प्रोसेस में क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज ऑफ एनर्जी। द प्रोसेस इन विच लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज या जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस विद रिलीज ऑफ एनर्जी, इस प्रोसेस को आप कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की मैं आपको एक छोटी सी, आपको मैं पिक्चर बना के ना, पिक्चर बल्कि बना भी नहीं रहा, मैं आपको पिक्चर कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ ताकि मेरा टाइम बचे। फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये वो रिएक्शन है जो सन में होता है। मैं उसकी एक इजी सी पिक्चर उठा के यहाँ पे बना देता हूँ ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए। सही है। फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। ये मैंने एक इमेज कॉपी कर ली है यहाँ से ताकि मैं अपने नोट्स में यहाँ कॉपी पेस्ट कर लूँ और आपको समझा सकूँ। ये देखें, ये इमेज आपको क्या बता रही है? ये इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ बेटा। ये वाला जो न्यूक्लियस है ना, इसका नाम है हाइड्रोजन 2। हाइड्रोजन 2 का मतलब इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तभी इसका न्यूक्लियन नंबर 2 है। और जो नीचे वाला है ना, इसका नाम है हाइड्रोजन 3। इसके अंदर एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। ऊपर वाले को ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, उसको ड्यूट्रियम कहते हैं, और नीचे वाले को ट्रीटियम कहते हैं। जब ये जुड़े तो जुड़ने के नतीजे में क्या बना? जुड़ने के नतीजे में हीलियम बन गया, जो कि एक हैवी न्यूक्लियस है, और साथ में एक न्यूट्रॉन भी रिलीज होता है। और साथ में बहुत सारी क्या रिलीज होती है? बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है।
मैं अगर आपको उसकी इक्वेशन लिखकर दिखाऊं तो देखें, इक्वेशन ये रही, H12 प्लस H13 गिव्स ऑफ हीलियम प्लस, साथ में निकलता है एक न्यूट्रॉन, प्लस साथ में निकलती है बहुत सारी एनर्जी, न्यूट्रॉन ही वो एनर्जी लेकर बाहर आता है। सही है। अच्छा, एक चीज और, जब भी कभी आप कभी भी कोई न्यूक्लियर इक्वेशन लिखेंगे, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन लिखेंगे, याद रखिएगा उनके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो दोनों साइड पर बैलेंस होने चाहिए। देखिए यहाँ पर 1+1, नीचे प्रोटॉन नंबर 2 आ रहा है तो राइट साइड पर भी 2 आना चाहिए। 2+0 देखें वहां पर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी प्रोटॉन नंबर तो बेटा इस इक्वेशन के बैलेंस्ड हैं। आपको पता है न्यूक्लियॉन नंबर भी बैलेंस्ड होने चाहिए। यहाँ देखें 2+3 क्या आ रहा है भाई, 2+3, ऊपर न्यूक्लियॉन नंबर आ रहा है ना, 2+3 5 होता है, तो राइट साइड पर देखें 4+1 भी क्या आ रहा है, 4+1 भी 5 आ रहा है, यानी ऊपर जो न्यूक्लियॉन नंबर लिखे हुए हैं वो भी बैलेंस्ड है। समझ आ गई बात। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। सवाल ये कि सर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है, जब दो न्यूक्लियाई जुड़ रहे हैं, जुड़ तो गए, वाई आर दे रिलीजिंग एनर्जी? तो मैं आपको उसका रीजन दे देता हूं। ठीक है, तो पहले तो ये सुने भाई, इनका जो मास है, किनका मास, हाइड्रोजन 1 का और हाइड्रोजन 2 का जो मास है वो ज्यादा होगा, और जो हीलियम नतीजे में बन रहा है, बेटा 1 मिनट रुकिएगा,